वेलकम टू बैक चैनल द रीडर्स बुक। और आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। ये किताब है थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट, एक बेस्ट सेलिंग बुक जो न्यूयॉर्क टाइम्स नंबर 1 बेस्ट सेलर रही और जिसने दुनिया भर के लोगों को सिखाया कि सही होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी गलती को पहचानना और दोबारा सोचना। अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक है जहां कुछ मोटिवेशनल कोट्स है। नहीं, थिंक अगेन एक रिसर्च बैक्ड साइकोलॉजिकली डीप एक्सप्लोरेशन है और इसमें हर चैप्टर में ऐसे आइडियाज हैं जो आपको अंदर से हिला देंगे। तो अगली 2 घंटे आप सिर्फ मेरे साथ हैं। रिलैक्स करो और इस सफर में मेरे साथ चलते चलते अपनी सोच की दुनिया को एक नई तरह से देखते हैं। शुरू करते हैं। एडम ग्रांट इस किताब की शुरुआत एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। आप अपनी ओपिनियंस कैसे बदलते हैं? या ज़्यादा सही सवाल ये है, क्या आप अपनी ओपिनियंस ज़्यादा चेंज करते ही नहीं? ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में एक पैटर्न होता है। जब हम किसी चीज़ पर यकीन कर लेते हैं, तो हम उस यकीन को एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे कोई कहे, मैं वेजिटेरियन हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। या मैं कंजर्वेटिव हूँ, लिबरल हूँ, मोदी सपोर्टर हूँ या राहुल गांधी का फैन हूँ। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन आए, वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं जो उनके पहले से मानते बिलीव्स को सपोर्ट करे। बाकी सब कुछ रिजेक्ट। ग्रांट इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए 4 मेटाफर्स यूज करते हैं। पहला मेटाफर है प्रीचर। जब हम किसी आइडिया के लिए बहुत पैशनेट हो जाते हैं, तो हम एक प्रीचर की तरह बिहेव करते हैं। अपनी बिलीव्स को प्रमोट करना, दूसरों को कन्विंस करना और कभी भी अपनी बात से पीछे ना हटना। ये एक रिलीजियस ज़ील बन जाती है, जहां अपना पॉइंट मनवाना ही सब कुछ है। दूसरा मेटाफर है प्रोसिक्यूटर। जब कोई हमारे बिलीव्स को चैलेंज करता है, तो हम एक प्रोसिक्यूटर की तरह उन पर अटैक करते हैं। उनकी आर्ग्यूमेंट में फ्लॉज ढूंढने लगते हैं, उन्हें गलत प्रूव करने में लग जाते हैं। हम डिबेट जीतना चाहते हैं, चाहे सच कुछ भी हो। तीसरा मेटाफर है पॉलिटिशियन। जब हमें ऑडियंस के सामने जाना होता है, तो हम अपनी बात को इस तरह मोल्ड करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। हम गलत बात भी सही लगा देते हैं, सिर्फ अप्रूवल के लिए। और फिर आता है साइंटिस्ट। ये वो मोड है जो ग्रांट सिखाना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट अपनी खुद की बिलीव्स को भी एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करता है। वो खुद से पूछता है, क्या प्रूफ है? क्या मैं गलत भी हो सकता हूं? क्या मुझे अपना माइंड चेंज करना चाहिए? एक साइंटिस्ट का गोल सिर्फ एक होती है, ट्रूथ, जीतना नहीं। तो अब आप खुद सोचिए, आप अपनी डेली जिंदगी में कौन सा मोड यूज करते हैं? क्या आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं या ज्यादा वक्त प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या पॉलिटिशियन मोड में गुजरता है? ग्रांट का मानना है कि एक हेल्दी इंटेलेक्चुअल लाइफ के लिए हमें अपने बिलीव्स को फ्लूइड रखना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी को अपनी ओपिनियन से अलग रखना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि मैं गलत था बोलना वीकनेस नहीं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल सुपर पावर है। चैप्टर में ग्रांट 2 अलग-अलग साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की बात करता है, जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। पहला ट्रैप है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये एक फेमस साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें जो लोग किसी चीज़ के बारे में कम जानते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे एक आदमी जो सिर्फ 3 दिन में स्टॉक मार्केट के बारे में यूट्यूब वीडियोस देख ले और सोचे कि अब वो एक्सपर्ट है। या जो पॉलिटिशियन जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, वो कॉन्फिडेंटली इकोनॉमी की पॉलिसीज डिसाइड करता है। ये लोग आर्मचेयर क्वार्टरबैक्स होते हैं, घर बैठ के जजमेंट्स देते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे जाके कुछ करना नहीं। उनका असली प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता नहीं कि उन्हें पता नहीं। उनके पास इतनी नॉलेज नहीं कि वो अपनी इग्नोरेंस को मेजर कर सकें। दूसरा ट्रैप बिल्कुल ऑपोजिट है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में लोग जो एक्चुअली एक्सपर्ट होते हैं, जो काफ़ी केपेबल होते हैं, वो लोग खुद को फ्रॉड समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो सक्सेस मिली है वो सिर्फ लक की वजह से है, या लोग उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझ रहे हैं। इन्हें डर होता है कि एक दिन सबको पता चल जाएगा कि ये तो असल में कुछ नहीं जानते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रांट का मानना है कि दोनों एक्सट्रीम्स प्रॉब्लमैटिक हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से एक चूज करना हो, तो थोड़ी सी इम्पोस्टर सिंड्रोम रखना ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जो लोग थोड़ा डाउट रखते हैं अपने आप पर, जो सोचते हैं कि शायद मुझे और सीखना चाहिए, वे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं और एंड में ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी बन जाते हैं।
यहाँ ग्रांट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। मतलब आप अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, लेकिन अपनी करंट नॉलेज पर ह्यूमिलिटी। मतलब ये, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। दोनों एक साथ चल सकते हैं, और यही कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल होता है। अब यहाँ ग्रांट एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लाते हैं जो शायद बहुत से लोगों को अनकंफर्टेबल लगा। वो आइडिया ये है, गलत होने में खुशी ढूंढो। हाँ, आपने सही सुना, गलत होने में प्लेजर लो। ये सुनने में स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ग्रांट इसका एक बहुत कंपेलिंग केस बनाते हैं। उन्होंने कई सक्सेसफुल साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स से बात की और एक पैटर्न पाया। जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, जो ज्यादा खुश थे अपनी जिंदगी में, वो लोग एक चीज में कॉमन थे। वे लोग जब अपनी बिलीफ गलत निकालती, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते थे, वो एक्साइटेड हो जाते थे। क्यों? क्योंकि गलत होना मतलब ये है कि आपने कुछ नया सीखा, आपका वर्ल्ड व्यू एक्सपैंड हुआ, आप पहले से स्मार्टर हो गए। इसके लिए ग्रांट एक इंटरेस्टिंग टूल बताते हैं, जिसको वो जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग कहते हैं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। जब भी आप किसी डिबेट में हो या कोई आपका पॉइंट चैलेंज करे, तो अपने आप से पूछो, अगर मैं गलत हो तो क्या होगा? इस सवाल को सीरियसली लेना शुरू करो, क्योंकि ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो सोचने लगें कि वो गलत हो सकते हैं, तो वो हो ही जाएंगे। लेकिन एक्चुअली इसका उल्टा होता है। ग्रांट बताते हैं कि लोगों की आइडेंटिटी उनके बिलीफ से अलग होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं, मैं वो इंसान हूं जो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानता, तो जब कोई क्लाइमेट चेंज का एविडेंस लाता है, आप उस एविडेंस को अपनी आइडेंटिटी पे अटैक मानते हैं। आप डिफेंड करते हैं, आप फाइट करते हैं, एविडेंस से नहीं, अपनी ईगो से। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं एक क्यूरियस इंसान हूं जो एविडेंस फॉलो करता है, तो नया एविडेंस थ्रेटनिंग नहीं लगता, एक्साइटिंग लगता है। इस चैप्टर में ग्रांट रिश्तेदारी में और टीम्स में कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। खास तौर पर वो दो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स का फर्क समझाते हैं, और ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। ये तब होता है जब दो लोग एक दूसरे को पर्सनली पसंद नहीं करते, जब इमोशनल टेंशन होती है, जब ईगोस क्लैश करते हैं, जब बातें पर्सनल हो जाती हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हार्मफुल होता है। प्रोडक्टिविटी गिरता है, क्रिएटिविटी सफ़र करती है और रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। इसमें कोई डिबेट नहीं। लेकिन दूसरा टाइप है टास्क कॉन्फ्लिक्ट, और ये बिल्कुल अलग चीज़ है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो लोग किसी आइडिया या डिसीजन के बारे में अलग राय रखते हैं, लेकिन पर्सनली एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होते। जैसे एक टीम जिसमें लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में सीरियसली आर्ग्यू करते हैं, ये अप्रोच बेटर है या ये, लेकिन मीटिंग के बाद सब साथ चाय पीते हैं। कोई पर्सनल ग्रज नहीं, सिर्फ आइडियाज का क्लैश। रिसर्च शो करता है कि टीम्स जहां टास्क कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो टीम्स ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं और लॉन्ग रन में ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। क्योंकि जब आपके आइडियाज़ चैलेंज होते हैं, तो आप उन्हें रिफाइन करते हैं, आप उन्हें टेस्ट करते हैं, वीक आर्ग्यूमेंट्स हट जाते हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ बचते हैं। ग्रांट बताते हैं कि एक अच्छा इंटेलेक्चुअल पार्टनर वो होता है जो आपको चैलेंज करे, सिर्फ सपोर्ट नहीं करे। जो सिर्फ हाँ हाँ करे, वो आपका बेस्ट फ्रेंड तो हो सकता है, लेकिन आपका बेस्ट थिंकिंग पार्टनर नहीं। तो पार्ट 1 का सबसे बड़ा लेसन ये है, रीथिंकिंग की शुरुआत खुद से होती है। अपने मोड को पहचानो, अपनी ह्यूमिलिटी को स्ट्रेंथ बनाओ, गलत होने से डरो नहीं, और जो लोग आपको चैलेंज करते हैं, उन्हें अपना दुश्मन मत समझो, वो आपके सबसे कीमतदार लोग हैं। इस चैप्टर में ग्रांट एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लाते हैं, ब्लैक डायमंड स्पोर्ट्स कंपनी की कहानी। एक बार उनके हेलमेट्स में फ्लॉ निकला। कुछ हेलमेट्स में सीरियस सेफ्टी इश्यूज थे। कंपनी ने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी। लोगों ने इनिशियली पैनिक किया, लेकिन कंपनी की ट्रांसपेरेंसी की वजह से कस्टमर्स का ट्रस्ट एक्चुअली बढ़ गया, घटा नहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ ट्रस्ट के बारे में नहीं है। ग्रांट इस एग्जाम्पल को यूज करके एक बहुत पावरफुल टेक्निक एक्सप्लेन करते हैं, जिसका नाम है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ये एक टेक्निक है जो साइकोलॉजिस्ट्स और काउंसलर्स यूज करते हैं, स्पेसिफिकली लोगों को अपने बिहेवियर चेंज करने में हेल्प करने के लिए। और ये टेक्निक सरप्राइजिंगली इफेक्टिव है तभी भी जब लॉजिक और डेटा फेल हो जाता है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का कोर आइडिया सिंपल है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग समवन व्हाट टू डू, आप उनसे सवाल पूछते हैं जो उन्हें खुद अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने पर मदा करे।
जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को स्मोकिंग छुड़ाने के लिए सीधा कहने के बजाय पूछे, आपको ऐसी क्या चीज़ करनी है ज़िंदगी में जिसके लिए आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है? और फिर सिर्फ सुने, बीच में मत बोलें, सिर्फ सुने। जब लोग अपने खुद के रीजंस आर्टिकुलेट करते हैं कुछ करने के लिए, वो रीजंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं किसी और के रीजंस से। क्योंकि जो वर्ड्स मेरे मुंह से निकले हैं, वो मेरी चीज़ बन जाते हैं, वो मेरा कन्विक्शन बन जाता है। कोई और ने मुझे नहीं बताया, मैंने खुद ये डिस्कवर किया। ये सिर्फ स्मोकिंग छुड़ाने या डाइटिंग के लिए काम नहीं करता, ये बिजनेस नेगोशिएशंस में काम करता है, रिलेशनशिप्स में काम करता है, पेरेंटिंग में काम करता है। जब भी आप चाहते हैं कि कोई इंसान खुद से कुछ चेंज करे, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का अप्रोच ट्राई करो। डायरेक्ट एडवाइस मत दो, सवाल पूछो, फिर सुने। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मिस इन्फॉर्मेशन। और एक खास टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन, वैक्सीन हेजिटेंसी, फ्लैट अर्थ बिलीव्स और दूसरी एंटी साइंस मूवमेंट्स। ये लोग सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, ये लोग अपनी गलत इन्फॉर्मेशन में डीपली इन्वेस्टेड होते हैं। उनकी आइडेंटिटी उस बिलीफ से जुड़ी होती है। तो इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच क्या है? इन्हें फैक्ट्स दो, रिसर्च दिखाओ, एक्सपर्ट्स की बात सुनाओ, लॉजिक से समझाओ। लेकिन ये काम नहीं करता। रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि जब आप किसी कंस्पिरेसी थियोरिस्ट को डायरेक्टली काउंटर करो, तो वो और ज़्यादा अपनी बिलीफ में एंट्रेंच हो जाता है। इसका नाम है बैकफायर इफेक्ट। मतलब आपकी काउंटर अटैक उल्टा काम करती है, वो और पकड़ लेता है अपनी सोच को। तो काम क्या करता है? ग्रांट बताते हैं कि कुछ रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ने एक अलग अप्रोच ट्राई की, जो सरप्राइजिंगली इफेक्टिव निकला। इस अप्रोच को वैक्सीन विस्परर्स का अप्रोच कहा गया। ये लोग डायरेक्टली डिबेट नहीं करते, वो पहले लोगों की कंसर्न्स को जेन्युइनली एक्नॉलेज करते हैं। फिर पूछते हैं, आप ये क्यों सोचते हैं? आपकी ये बिलीफ कहाँ से आई? आपको क्या चीज़ कन्विंस करती अगर आप गलत होते? और फिर लोग खुद अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करने लगते हैं। और जब लोग अपनी ओन रीजनिंग एग्जामिन करते हैं, अक्सर खुद देखते हैं कि उनके एविडेंस कितने वीक हैं। कोई और उन्हें कन्विंस नहीं करता, वे खुद अपने आप को कन्विंस करते हैं या कम से कम डाउट करने लगते हैं। इसको सोक्रेटिक मेथड भी कह सकते हैं, सवाल से सवाल की तरफ बिना डायरेक्टली कुछ प्रूव करने की कोशिश के। और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रोज़ की ज़िंदगी में। जब आप किसी से व्हाट्सएप पर आर्ग्यू कर रहे हैं और एक फेक न्यूज़ लिंक आता है, इंस्टेड ऑफ ये फेक है बोलने के, पूछो, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? क्या इन्होंने बात की किसी ओरिजिनल सोर्स से? अगर ये सच होता तो और कौन रिपोर्ट करता? ये ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। ये चैप्टर शायद इस पूरी बुक का सबसे इमोशनली चैलेंजिंग चैप्टर है। यहाँ ग्रांट एक वेरी सेंसिटिव टॉपिक उठाता है, डीपली पोलराइज्ड कॉन्वर्जेशंस, जैसे अबॉर्शन, गन कंट्रोल या पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ऐसी टॉपिक्स जहां दोनों साइड्स इतनी स्ट्रांगली फील करती हैं कि कोई भी एक्चुअल डायलॉग पॉसिबल नहीं लगती, जहां सिर्फ एक दूसरे को सुन के ही लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, जहां कॉन्वर्जेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ग्रांट एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो स्ट्रांगली अबॉर्शन के लिए या अगेंस्ट थे, उन्हें 1 घंटे के लिए एक मॉडरेटर के साथ बात करने दी गई। मॉडरेटर ने एक खास अप्रोच यूज की। उसने डिबेट फ्रेम नहीं की, उसने एक दूसरे की पोजीशंस जज नहीं किए, उसने सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी एक्नॉलेज की कि इस इशू के मल्टीपल डायमेंशंस हैं, कि दोनों साइड्स के पास रियल कंसर्न्स हैं, कि ये इतना सिंपल नहीं जितना लगता है। और रिजल्ट क्या हुआ? लोग एक्चुअली ज्यादा नुआंस्ड हो गए अपनी थिंकिंग में। कुछ ने अपना पोजीशन थोड़ा चेंज किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, लोग एक दूसरे को बेटर समझने के लिए खुले। वो वॉल्स थोड़ी सी नीची हुई, वो कॉन्वर्जेशंस हुई जो नॉर्मली होती ही नहीं। ग्रांट का लेसन ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी एक्नॉलेज करना बहुत पावरफुल टूल है पोलराइजेशन रिड्यूस करने के लिए। जब हम किसी टॉपिक को ब्लैक एंड व्हाइट में फ्रेम करते हैं, या आप हमारे साथ हो या उनके साथ, तो लोग साइड्स चूज करने पर मजबूर हो जाते हैं। डिफेंस मोड ऑन हो जाता है, कोई सुनता नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं ये मामला कॉम्प्लेक्स है, इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, दोनों साइड्स के पास कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, तो लोग ज्यादा ओपन हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी पूरी आइडेंटिटी डिफेंड नहीं करनी, अब सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन हो रही है। और एक और चीज़ जो ग्रांट यहाँ बताते हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, ये है कि कॉमन ग्राउंड ढूंढना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कॉमन ग्राउंड ढूंढना मतलब ये पहचानना है कि दूसरे इंसान के गोल्स और वैल्यूज़ एक्चुअली आपके गोल्स और वैल्यूज़ से उतने अलग नहीं हैं जितने आप सोचते हैं।
दोनों साइड्स चाहती हैं कि लोग सेफ रहें, दोनों साइड्स चाहती हैं कि जस्टिस हो, सिर्फ उनका पाथ अलग है। और जब आप वो कॉमन ग्राउंड पहचानते हैं तो कॉन्वर्जेशन की नेचर ही बदल जाती है। अब तक हम इंडिविजुअल और इंटरपर्सनल लेवल पर रीथिंकिंग की बात करते रहे। पहले अपने खुद के अंदर झांका, फिर देखा कि दूसरों के साथ कैसे बिहेव करें। अब ग्रांटिंग सादा बड़े स्केल पर जाता है, एजुकेशनल सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब वो जगह है जहां हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारते हैं और जहां रीथिंकिंग की कल्चर या तो फूल फूल सकती है या कंप्लीटली मर सकती है। ग्रांट एक बहुत ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। दुनिया भर की ज्यादातर स्कूल सिस्टम्स, इंडिया में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, स्टूडेंट्स को एक चीज के लिए ट्रेन करती हैं, और वो चीज है फैक्ट्स मेमोराइज करना। टेस्ट में सही आंसर लिखो, मार्क्स मिलेंगे। सही आंसर नहीं लिखा, फेल, सिंपल। लेकिन ये अप्रोच एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स धीरे धीरे ये सीख जाते हैं कि हर चीज का एक सही आंसर होता है। टीचर ने जो कहा वो सही है, टेक्स्ट बुक में जो लिखा वो सही है। क्वेश्चन मत करो, डाउट मत करो, सिर्फ याद करो और लिखते जाओ। और फिर ये स्टूडेंट्स दुनिया में निकलते हैं और उन्हें पता चलता है कि दुनिया ऐसे काम नहीं करती। दुनिया में ज्यादातर इंपॉर्टेंट सवालों के कोई सिंपल सही आंसर्स नहीं होते। बिजनेस डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, सोशल प्रॉब्लम्स, ये सब नुआंस्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और अक्सर एक से ज्यादा वैलिड पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो जो स्किल स्कूल ने कभी नहीं सिखाई वो है ये पूछना कि क्यों, ये क्वेश्चन करना कि क्या ये सच है, ये एक्सप्लोर करना कि क्या कोई और भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। ग्रांट एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच की बात करते हैं, जिसको वो टीचिंग एज लर्निंग कहते हैं। इस अप्रोच में टीचर सिर्फ फैक्ट्स नहीं देता, बल्कि स्टूडेंट्स को खुद ये एक्सप्लोर करने देता है कि चीजें क्यों हैं। स्टूडेंट्स को डिबेट करने देता है, क्वेश्चंस पूछने देता है, अजम्पशंस चैलेंज करने देता है। टीचर का रोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना नहीं, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां क्यूरियोसिटी नेचुरली डेवलप हो सके। एक रिसर्च स्टडी में स्टूडेंट्स को हिस्ट्री का एक लेसन दो तरहों से पढ़ाया गया। एक ग्रुप ने वो लेसन ट्रेडिशनल लेक्चर स्टाइल से सीखा, टीचर ने बताया, स्टूडेंट्स ने सुना, नोट्स लिए, टेस्ट दिया। दूसरे ग्रुप में स्टूडेंट्स ने खुद रिसर्च की, आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर किए और एक दूसरे के सामने प्रेजेंट किए। असेसमेंट में ट्रेडिशनल ग्रुप ने फैक्ट्स बेटर रिमेंबर किए, शॉर्ट टर्म में उनका स्कोर अच्छा था। लेकिन 6 महीने बाद दोबारा चेक किया गया और अब रिसर्च ग्रुप ने वो मटेरियल कहीं ज्यादा याद रखा था, क्योंकि उन्होंने इसे खुद डिस्कवर किया था, उन्होंने इसे आर्ग्यू किया था, डिबेट किया था, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था। वो सिर्फ उनके नोट्स में नहीं था, वो उनके अंदर था। ग्रांट बताते हैं कि सबसे अच्छी एजुकेशन वो है जो स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाए। ये जानना कि हम गलत भी हो सकते हैं, ये जानना कि आज जो सच लग रहा है, नया एविडेंस आने पर कल वो सच ना रहे, और ये जानना कि ये ओके है, क्योंकि यही सीखने का असली प्रोसेस है। और ये सिर्फ स्कूल्स के लिए नहीं है, ये घर में भी अप्लाई होता है। जब आप अपने बच्चे को कुछ बताते हैं, क्या आप सिर्फ आंसर देते हैं या साथ में ये भी बताते हैं कि ये आंसर कैसे आया? क्या आप उन्हें सवाल करने की परमिशन देते हैं, चाहे सवाल आपको अनकंफर्टेबल करें? क्योंकि ये क्यूरियस बच्चा एक मेमोराइजिंग बच्चे से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है जिंदगी के लिए। इस चैप्टर में ग्रांट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करते हैं। ये एक टॉपिक है जो नॉर्मली बोरिंग लगता है, कंपनी कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लेकिन ग्रांट इसे एक ऐसी तरह प्रेजेंट करते हैं कि ये सीधा आपकी जिंदगी से रेलेवेंट हो जाता है, चाहे आप एक बड़े कंपनी में काम करते हैं या एक छोटी टीम में या अपना खुद का काम करते हैं। उन्होंने एक केस स्टडी शेयर की, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड्स में से एक। इस कंपनी का कल्चर अनयूजुअल है और बहुत से लोगों को अनकंफर्टेबल भी लगता है। यहाँ हर एम्प्लॉय को, और इसका मतलब सीईओ को भी, ओपनली क्रिटिसाइज किया जा सकता है। मीटिंग्स रिकॉर्ड होती हैं, हर डिसीजन पर डिबेट होती है। अगर आपकी लॉजिक वीक है तो कोई भी किसी भी लेवल का आपको चैलेंज कर सकता है। फाउंडर रे डालियो का मानना है कि रैडिकल ट्रांसपेरेंसी और मेरिटोक्रेसी ऑफ आइडियाज ही सबसे बेहतर रिजल्ट्स देते हैं। ये अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत से लोग इस कल्चर में फिट नहीं होते और छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग फिट होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि आइडियाज मेरिट पर विन करते हैं, न पोजीशन पर, न सीनियरिटी पर, न इस पर कि बॉस ने क्या कहा। अब इसको कंपेयर करो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन से, जहां एक अलग कल्चर होती है। ग्रांट इसे परफॉर्मेंस कल्चर कहते हैं। इस कल्चर में मेन गोल ये होता है, कोई मिस्टेक मत करो, अच्छा दिखाओ, अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखो। अगर आप गलत हो भी तो ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस कल्चर में रीथिंकिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अपना ओपिनियन चेंज करना वीकनेस की तरह दिखता है।
अगर आपने 1 साल पहले कोई डिसीजन लिया था और अब आप कहते हैं कि वो गलत था, तो लोग सोचेंगे कि आप इनकंसिस्टेंट हो, अनरिलायबल हो या कमज़ोर हो। तो लोग अपने गलत डिसीजंस को भी डिफेंड करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो कंसिस्टेंट दिखें। इसके कंपैरिजन में लर्निंग कल्चर में क्या होता है? यहाँ मिस्टेक्स शेयर किए जाते हैं, छुपाए नहीं। यहाँ मैं गलत था बोलना रिस्पेक्टेड होता है। यहाँ एक एम्प्लॉय जो ओपनली कहता है मुझे लगता है हमारा ये अप्रोच गलत है, उसे ब्रेव समझा जाता है, न ट्रबल मेकर। और रिजल्ट? लर्निंग कल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा क्विकली अडैप्ट करती हैं, वो ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं, उनके लोग ज़्यादा एंगेज्ड रहते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी एनर्जी आइडियाज़ में लगानी है, अपीयरेंसेस मेंटेन करने में नहीं। ग्रांट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी करते हैं, कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी में फ़र्क। लीडर्स जो सक्सेसफुल होते हैं उन्हें अपने विजन पर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उन्हें अपनी हर स्पेसिफिक डिसीजन पर सर्टेनिटी नहीं होती। वो कहते हैं मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं और अगर कोई बेटर पाथ दिखता है तो मुझे बताओ। ये लीडरशिप का एक अलग ही लेवल है। सोचिए, अपनी जिंदगी में आप कौन सी जगहों पर परफॉर्मेंस कल्चर में हैं? कहाँ आप खुद को ज़्यादा कंसर्न पाते हैं कि क्या लोग मुझे कंसिस्टेंट समझेंगे रादर देन क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूं? क्योंकि ये अवेयरनेस, यही पहला स्टेप है चेंज का। ये चैप्टर करियर डिसीजंस और लाइफ प्लानिंग के बारे में है, एक ज़्यादा पर्सनल लेवल पर। और मैं आपको बताता हूँ ये चैप्टर बहुत से लोगों को इमोशनली हिट करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में बात करता है जो बहुत से लोग फील करते हैं लेकिन ओपनली एक्नॉलेज नहीं करते। ग्रांट एक फिनोमिनन डिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। ये तब होता है जब हम किसी चीज़ में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, टाइम, मनी, इमोशंस, ईयर्स ऑफ एफर्ट, और इसके बावजूद कि साइंस क्लियरली दिखा रहे हैं कि हम गलत पाथ पर हैं, हम कंटिन्यू करते रहते हैं क्योंकि हम खुद से कहते हैं अब तक इतना इन्वेस्ट कर दिया, कैसे छोड़ दूं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल करियर है, और मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम्पल को सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि पर्सनली फील करें। कितने लोग हैं जो 18 या 20 साल की उम्र में एक करियर पाथ चूज किया, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ या कोई भी फील्ड, सिर्फ इसलिए कि घर में वो एक्सपेक्ट किया जाता था, या क्लास में वो अच्छे थे, या सोसाइटी में वो रिस्पेक्टेड था। और अब 35 या 40 साल की उम्र में वो रोज सुबह उठते हैं और फील करते हैं कि कुछ मिसिंग है, लेकिन तब भी वो नहीं छोड़ते क्योंकि इतना इन्वेस्ट कर दिया, डिग्री ली, एग्जाम्स दिए, सालों की मेहनत की, पेरेंट्स की उम्मीदें हैं। ये संक कॉस्ट फैलेसी है और ये एक ट्रैप है। ग्रांट का मैसेज ये है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है वो पास्ट में है, वो वापस नहीं आएगा चाहे आप वो करियर कंटिन्यू करें या नहीं। तो वो फैक्टर फ्यूचर डिसीजंस को ड्राइव नहीं करना चाहिए। जो मैटर करता है वो ये है आज के दिन अपनी करंट सिचुएशन में आगे क्या करना आपको जेन्युइनली फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लगेगा। इस पे ग्रांट एक रैडिकल सजेशन देते हैं। अपने करियर प्लानिंग को एक स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करो। एंटरप्रेन्योर्स जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो रिजिड नहीं होते। अगर कस्टमर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो अप्रोच चेंज करते हैं। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसी तरफ जाते हैं। अगर उनका ओरिजिनल आइडिया काम नहीं कर रहा, वो पिवट करते हैं। और पिवट करना फेलियर नहीं होता, पिवट करना इंटेलिजेंस का साइन होता है। ये इंडिकेट करता है कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में अपनी स्ट्रैटेजी अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह हम अपने करियर्स और लाइफ डिसीजंस को भी ट्रीट कर सकते हैं। आप 25 साल में जो थे वो आप नहीं हैं जो आप 35 में हैं। आपकी वैल्यूज शिफ्ट होती हैं, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, आपको नए इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। तो क्यों आप एक ऐसी आइडेंटिटी के साथ बाउंड रहें जो आपने तब चूज की थी जब आप एक्चुअली खुद को पूरी तरह नहीं जानते थे। ग्रांट बताते हैं कि रेगुलर करियर चेक इन्स करो। हर साल या 2 साल में एक क्वाइट मोमेंट निकालो और खुद से पूछो, क्या ये पाथ मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? क्या मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं पहले से ये कर रहा था, या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि ये जेन्युइनली मीनिंगफुल और फुलफिलिंग है? और अगर जवाब पहले वाला है तो रीथिंक करो, इट्स नेवर टू लेट। और एक और चीज़ जो ग्रांट यहाँ मेंशन करते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, वो कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी आइडेंटिटी अपने जॉब टाइटल से डिफाइन करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जब आप अपनी पूरी आइडेंटिटी अपने करियर में इन्वेस्ट कर देते हैं तो करियर चेंज सिर्फ एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं रहता, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है।
लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी अपने वैल्यूज से डिफाइन करें, मैं एक क्यूरियस इंसान हूं, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, मैं एक केयर टेकर हूं, तो आप अपने करियर को चेंज कर सकते हैं विदाउट फीलिंग लाइक you've लॉस्ट योरसेल्फ, क्योंकि जो आप एक्चुअली हैं वो करियर टाइटल से बड़ा है। अब हम इस किताब के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में आ गए हैं और यहाँ ग्रांट सब कुछ एक जगह लाता है, एक बिगर पिक्चर में। ये चैप्टर सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक इनविटेशन है। एक इनविटेशन अपनी पूरी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने की। ग्रांट यहाँ एक बहुत ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। उन्होंने हजारों लोगों को स्टडी किया, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों को, खुश और अनहैप्पी दोनों को, और उन्होंने एक पैटर्न पाया जो स्टार्टिंग में काउंटर इंट्यूटिव लगता है। जो लोग सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली फ्लेक्सिबल थे, जो लोग अपनी बिलीव्स को अपडेट करने में सबसे कंफर्टेबल थे, वो लोग सिर्फ स्मार्टर नहीं थे, वो लोग ज्यादा खुश भी थे। क्यों? क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी आपकी ओपिनियन से अटैच नहीं होती तो आप ज्यादा फ्री होते हैं। आपको हर कॉन्वर्सेशन में अपना ईगो डिफेंड नहीं करना, आपको हर डिसएग्रीमेंट में अपनी पूरी सेल्फ वर्थ बचाने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ क्यूरियस रह सकते हैं। और क्यूरियोसिटी, ग्रांट कहते हैं, एक बहुत लाइट वेट फीलिंग है, एंग्जाइटी से कहीं ज्यादा हल्की। इस चैप्टर में ग्रांट बताते हैं कि रीथिंकिंग सिर्फ एक मेंटल हैबिट नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। जो लोग सक्सेसफुली रीथिंक करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, वो एक खास तरह से अपनी आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी को स्टैटिक समझते हैं। मैं यही हूं, यही रहूंगा, मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इस सिटी का हूं, मैं ये मानता हूं। आइडेंटिटी एक फिक्स्ड थिंग बन जाती है, एक स्टैचू जो कभी नहीं हिलती। और फिर जब कोई उस स्टैचू को टच करता है तो हम फाइट करते हैं। लेकिन जो लोग रीथिंकिंग एम्ब्रेस करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को फ्लूइड रखते हैं। वो खुद को एक लर्नर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ना एक डॉक्टर, ना एक इंजीनियर, ना एक कंजर्वेटिव, बल्कि एक इंसान जो क्यूरियस है, जो एविडेंस फॉलो करता है, जो अपनी बिलीव्स को टेस्ट करता है, जो रीथिंकिंग में बिलीव करता है। जब आपकी आइडेंटिटी आपके वैल्यूज से जज होती है, क्यूरियोसिटी, इंटीग्रिटी और ग्रोथ, रादर दैन आपके ओपिनियन से, तो आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। नया एविडेंस थ्रेटनिंग नहीं लगता। कोई आपकी बात चैलेंज करे तो आप डिफेंसिव नहीं होते, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक आइडिया को चैलेंज कर रहा है। और आइडियाज तो बदल सकते हैं, होने चाहिए। ग्रांट यहाँ एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो साइंटिस्ट आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आप खुद को एक ऐसा इंसान मानो जो चीजें क्वेश्चन करता है, एविडेंस फॉलो करता है, अपनी बिलीव्स को टेस्ट करता है, तो रीथिंकिंग नेचुरल हो जाता है। ये कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता, ये आपकी नेचर बन जाती है। और फिर ग्रांट एक चीज बोलते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई। वो कहते हैं कि ओपन माइंड का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अनडिसाइडेड रहें। बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, जो लोग अपना माइंड चेंज करते हैं, वो लोग वीक होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं होता। लेकिन एक्चुअली उल्टा है। ओपन माइंड का मतलब है आप डिसाइसिव भी हैं और फिर भी रीइवैल्यूएशन के लिए ओपन है। मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं आज के अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि अगर कल नया एविडेंस आया तो मैं अपना डिसीजन रीविजिट करूंगा। ये वीकनेस नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी है। और एक और चीज जो ग्रांट यहां मेंशन करते हैं, कंसिस्टेंसी का डर। हम जनरली एक ऐसा कल्चर में रहते हैं जहां कंसिस्टेंसी को वर्च्यू समझा जाता है। आप पहले ये बोलते थे, अब ये बोल रहे हो, ये एक एक्यूजेशन की तरह यूज होता है। लोग डर जाते हैं कि अगर उन्होंने अपना माइंड चेंज किया तो लोग उन्हें फ्लिप फ्लॉपर कहेंगे, अनरिलायबल कहेंगे। लेकिन ग्रांट कहते हैं, कंसिस्टेंसी की पूजा मत करो। कंसिस्टेंसी सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए ये फूलिशनेस है। अगर एविडेंस बदला है, अगर आपको नया इन्फॉर्मेशन मिला है, अगर आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, तो आपकी पोजीशन बदल सकती है। और ये इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है, ये ब्रेव है। जो लोग कभी नहीं बदलते वो इवॉल्व नहीं करते। बुक के एंड में ग्रांट कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस देता है और मैं चाहता हूं कि आप इन्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि एक्चुअली अपनी जिंदगी में ट्राई करें, क्योंकि इस बुक की असली वैल्यू तब है जब ये सिर्फ वर्ड्स से बाहर निकल के एक्शंस में आए। पहली सजेशन है, एक रीथिंकिंग शेड्यूल बनाओ। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हर हफ्ते या महीने एक वक्त सेट करो, चाहे 30 मिनट हो, जब आप अपनी मेजर बिलीव्स और डिसीजंस को रिव्यू करो। खुद से पूछो, क्या इस पीरियड में कुछ एविडेंस आया है जो मेरी थिंकिंग चेंज कर सकता है? क्या मैं कोई ऐसी चीज बिलीव कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं हमेशा से ये बिलीव करता आया हूं? सिंपल सवाल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस।
दूसरी सजेशन है एक चैलेंज नेटवर्क बनाओ। ये आपके वो क्लोज लोग हैं जो आपको ऑनेस्टली चैलेंज करते हैं। ध्यान से सोचना, आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपकी हर बात से अग्री नहीं करता, जो आपको रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्मली पुशबैक करता है, जो आपको अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। एक क्लोज फ्रेंड जो हमेशा आपकी बात से अग्री करे वो आपका यस मैन है। कंफर्टेबल होता है उनके साथ लेकिन ग्रोथ नहीं होती। एक क्लोज फ्रेंड जो आपको जेन्युइनली चैलेंज करे वो आपका चैलेंज नेटवर्क मेंबर है। ये दूसरा टाइप, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा रेयर भी है और ज़्यादा ज़रूरी भी। तीसरी सजेशन, अपनी लाइफ में एक मिस्टेक्स लॉग रखो। एक सिंपल नोटबुक या एक फ़ोन में नोट्स ऐप जहां आप वो मिस्टेक्स रिकॉर्ड करो जो आपने किए और उनसे क्या सीखा। ये इनिशियली एम्बैरेसिंग लगता है, अपनी गलतियों को लिखना ये वल्नरेबल फील होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको अपनी गलतियों का ज़्यादा क्लियरली देखने देता है, पैटर्न्स नज़र आने लगते हैं और फ्यूचर में वही गलतियां रिपीट करने से बचाता है। और चौथी सजेशन, अपडेट योर पास्ट अजम्पशंस। कब आखिरी बार आपने अपनी कोई पुरानी बिलीफ सीरियसली क्वेश्चन की? कोई बिलीफ जो आपने सालों पहले अडॉप्ट की थी और तब से दोबारा एग्जामिन नहीं की? शायद किसी कम्युनिटी के बारे में एक फिक्स्ड ओपिनियन, शायद किसी टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री के बारे में एक पुराना नज़रिया, शायद खुद अपने बारे में एक बिलीफ, मैं ये नहीं कर सकता या मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। क्या वो बिलीफ आज भी सच है या सिर्फ आपने कभी दोबारा चेक नहीं किया? तो ये थी थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट, एक ऐसे सफ़र की कहानी जिसमें हमने सीखा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है अपनी सोच को बदलने की हिम्मत। आज की दुनिया में जहां इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट बदल रही है, जहां हम हर दिन नए चैलेंजेस फेस करते हैं, जहां जो आज सच है वो कल पुराना हो सकता है, रीथिंकिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरी स्किल है। एडम ग्रांट ने इस बुक में जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये है कि गलत होना और फिर दोबारा सोचना ये वीकनेस नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल सुपर पावर है। जब आप अपनी बिलीव्स को अपडेट करते हैं, जब आप एविडेंस के साथ चलते हैं, जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ स्मार्टर नहीं होते, आप ज़्यादा ह्यूमेन भी होते हैं। आज से एक छोटी कमिटमेंट करो, हर हफ्ते एक बिलीफ एग्जामिन करो जो आपने सालों से क्वेश्चन नहीं की। एक कॉन्वर्जेशन करो जिसमें आप जेन्युइनली सुनने की कोशिश करो, काउंटर करने की जगह। और जब आप गलत पाओ, सेलिब्रेट करो, क्योंकि गलत होना मतलब है आपने कुछ नया सीखा, आप कल से थोड़े ज़्यादा वाइज हो गए। अगर आज की ये समरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और द रीडर्स बुक चैनल को सब्सक्राइब करो। हम यहाँ आते हैं ऐसे आइडियाज़ लेके जो आपकी ज़िंदगी को जेन्युइनली बेटर बना सकें, सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे लगता है कि उन्हें रीथिंकिंग की ज़रूरत है, तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर भेजें। शायद ये वो नज हो जो उन्हें चाहिए था। मैं हूं आपका होस्ट द रीडर्स बुक से और हम मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ, एक नए आइडिया के साथ।